धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। नीट पेपर लीक के लिए धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग। क्या ये सरकारी निकम्मेपन से भड़का एक सामान्य गुस्सा भर था या इसके पीछे की कहानी कुछ और ही है? नरेंद्र मोदी के शासनकाल में शिक्षा विभाग से जुड़ा ये कोई पहला विवाद नहीं। मोदी जी ने भले ही अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर बहुत अच्छा काम किया हो, भले ही आज करोड़ों अरबों के घोटाले नहीं होते हों, भले ही आज हर सप्ताह देश के शहरों में बम धमाके नहीं होते हों, भले ही मोदी सरकार ने सीमाओं को सुरक्षित बनाया हो, लेकिन शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें मोदी सरकार की विफलता से हर भारतीय निराश है। विशेष रूप से वो लोग जिन्होंने मोदी जी को बहुत आशा से चुना था कि वे आएंगे तो स्कूली पढ़ाई से लेकर उच्च शिक्षा तक फैली कांग्रेसी वामपंथी अराजकता का अंत करेंगे। लेकिन मोदी जी ने इस सबसे महत्वपूर्ण काम को अपने सबसे निकम्मे नेताओं के भरोसे छोड़ दिया। धर्मेंद्र प्रधान के रहते ही हिंदुओं को बांटने के लिए यूजीसी की गाइडलाइंस सामने आईं, जिसके कारण बड़े बड़े मोदी समर्थकों का भी मोह भंग हो गया। तो फिर मोदी विरोधियों को समस्या किस बात की है? धर्मेंद्र प्रधान तो सरकार के लिए गड्ढा खोद ही रहे थे। ऐसे व्यक्ति का इस्तीफा मांगने की हड़बड़ी क्या है? धर्मेंद्र प्रधान जब से मंत्री बने, उनका अधिकांश समय वैसे भी कांग्रेसी वामपंथी और जिहादी महिला पत्रकारों की चापलूसी में बीता। उनकी इस चारित्रिक कमजोरी पर हमने 2-2.5 साल पहले ही वीडियो बनाया था। उसका लिंक हम YouTube पर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान से यदि किसी को गुस्सा होना चाहिए तो वे राष्ट्रवादी लोग हैं। कांग्रेसी, वामपंथी और जिहादियों को क्या हुआ कि वे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने लगे। केवल इस्तीफे की मांग ही नहीं, मुख्य न्यायाधीश द्वारा अलग संदर्भ में कही गई बात में से कॉकरोच शब्द निकालकर पार्टी ही बना डाली। अमेरिका के बोस्टन में बैठकर आम आदमी पार्टी के ट्वीट करने वाला एक व्यक्ति नया क्रांतिकारी बन गया। जर्मनी में बैठा एक यूट्यूबर भारत में जेनजी विद्रोह की रणनीति बनाने लगा। लेकिन ये सब अभी क्यों? नीट की परीक्षा तो दोबारा हो ही रही है। पेपर लीक कराने वाले जेल में हैं। मोदी सरकार को कोई खतरा नहीं। लोकसभा चुनाव में 3 साल बाकी हैं। यूपी में कोई असर होने वाला नहीं, तो फिर माजरा क्या है? आपको यह दृश्य याद होगा। 25 नवंबर 2025 को अयोध्या में राम मंदिर की धर्म ध्वजा स्थापना के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक प्रण लिया था। यह प्रण था भारतीय शिक्षा व्यवस्था में मैकॉले की औपनिवेशिक शिक्षा व्यवस्था को समाप्त करने का प्रण। आने वाले 1000 वर्ष के लिए भारत की नींव तभी सशक्त होगी जब मैकाले की गुलामी के प्रोजेक्ट को हम अगले 10 साल में पूरी तरह ध्वस्त करके दिखा देंगे। प्रधानमंत्री ने ये बात अनायास ही नहीं कह दी थी। ये तैयारी बीते कुछ समय से चल रही थी। इसी प्रण के आधार पर 3 बहुत बड़े निर्णय तय हैं। पहला, सरकार एनसीईआरटी की कक्षा 9 से 12वीं तक की पुस्तकें लगभग पूरी तरह से बदलने वाली है। गणित के नए सिलेबस में शुल्ब सूत्र को जोड़ा गया है। यह प्राचीन भारतीय ज्योमेट्री है जो आज भारत में भी विदेशियों के नाम से पढ़ाई जाती है। ये एक ऐसा बदलाव है जिसकी कल्पना मात्र से वामपंथी कांग्रेसी तंत्र डरता है। स्वतंत्रता के बाद से सारा प्रयास यही रहा कि भारतीयों को कभी ये पता न चलने पाए कि आज जो आधुनिक गणित है वो भारत में ही पैदा हुआ और यहीं से पूरे विश्व में गया। इतिहास का नया सिलेबस और भी आगे जाता है। आर्यन इन्वेजन थियरी पूरी तरह कचरे के डिब्बे में डाल दी गई। उसके स्थान पर भारत के बच्चे अब सिंधु सरस्वती सभ्यता में हुई नई खोजों के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे ढेरों बदलाव हैं, लेकिन ये 2 ऐसे विषय हैं जिन्हें बहुत सोच समझकर भारतीयों से छिपाया गया था। भारतीय लोग अपने पूर्वजों के ज्ञान विज्ञान के बारे में भी जानेंगे तो उस पश्चिमी अब्राहमिक नैरेटिव का क्या होगा जिसने हमारी पहचान
सांप सपेरों के देश के रूप में स्थापित की। दूसरा, त्रिभाषा फॉर्मूला लागू करना। सीबीएसई ने 15 मई 2026 को एक सर्कुलर जारी किया जिसमें कहा गया कि कक्षा 9 से हर बच्चे को 3 भाषाएं पढ़नी होंगी, जिसमें से कम 2 भारतीय भाषाएं होनी चाहिए। कोई भी 2 भारतीय भाषा, आवश्यक नहीं कि वो हिंदी हो। उत्तर प्रदेश के बच्चे तमिल, कन्नड़ या मराठी पढ़ने लगे या तमिलनाडु के बच्चे बांग्ला, गुजराती पढ़ने लगे तो भाषाओं के आधार पर भारत के टुकड़े टुकड़े करने के षड्यंत्रों का क्या होगा? इस निर्णय के दूरगामी परिणामों का अनुमान अभी आपको भले ना हो, लेकिन हमारे शत्रु भली भांति जानते समझते हैं। तीसरा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अर्थात एनटीए में सुधार के लिए के राधाकृष्णन समिति की रिपोर्ट लागू करना। राधाकृष्णन कमेटी ने कुल 101 बदलावों की सिफारिश की है, जिनमें डिसेंट्रलाइज्ड एग्जामिनेशन सिस्टम सबसे प्रमुख है। एक ऐसी प्रणाली जिसमें पेपर लीक कराना असंभव हो जाएगा। ना किसी टीचर को पैसे देकर पेपर खरीदा जा सकता, ना सिस्टम हैक करके लीक कराया जा सकता। राधाकृष्णन कमेटी की रिपोर्ट इंटरनेट पर उपलब्ध है, आप इसे पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर असली प्रश्न खड़ा होता है, यदि ये तीनों निर्णय लागू हो जाएंगे तो किसको सबसे अधिक नुकसान होगा? अमेरिकी और ब्रिटिश संस्थानों पर आधारित ईसाई शिक्षा व्यवस्था को। सारे पश्चिमी विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जा रही सोशल थियरी आर्यन माइग्रेशन पर आधारित है। यदि भारत ही इसे वैज्ञानिक आधार पर अस्वीकार कर देगा तो पश्चिमी श्रेष्ठता बोध या सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का क्या होगा? चर्च के उन तमाम झूठों का क्या होगा जिसके आधार पर उसने भारत में हिंदू धर्म को नष्ट करने और धर्मांतरण की योजनाएं तैयार की हैं। उसके बाद आता है कोचिंग उद्योग। भारत में कोचिंग उद्योग अभी लगभग 58,000 करोड़ रुपए का है। अगले 2-3 वर्षों में इसके 1,34,000 करोड़ रुपए तक होने का अनुमान है। ये पूरा उद्योग किसी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न पहले से बता देने और अंग्रेजी को मिलने वाली प्राथमिकता पर आधारित है। अब यदि एनटीए का डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगा, बच्चों को उनकी मातृभाषा में उत्तर देने की छूट मिलेगी, तो कोचिंग उद्योग का रेत का महल कितने दिन खड़ा रहेगा? कोचिंग इंडस्ट्री में ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने जो करोड़ों अरबों रुपए का निवेश किया है, उसका क्या होगा? नीट ही नहीं, अधिकांश प्रतियोगिता परीक्षाओं के पेपर यही कोचिंग माफिया लीक कराता है। कोचिंग के नाम पर भारत के मिडिल क्लास परिवारों से हो रही लाखों करोड़ों की वसूली बंद होगी। ट्यूशन और कोचिंग संस्थान तो पहले भी चलते थे, उनमें कोई समस्या नहीं। समस्या उसके एक संगठित आपराधिक माफिया बन जाने से है। शिक्षा में सुधार हुआ तो सबसे अधिक नुकसान होगा एनजीओ उद्योग का। एक ऐसा उद्योग जो लोगों को भड़काने, नकली आक्रोश पैदा करने और विदेशों से ग्रांट लेने पर आधारित है। ये उद्योग भी तभी तक है जब तक भारत की नई पीढ़ी बौद्धिक रूप से दूसरों पर निर्भर और हीन भावना का शिकार रहे। स्कूलों में इतिहास के नाम पर इरफान हबीब, रोमिला थापर, आर.एस. शर्मा और डी.एन. झा की मनोहर कहानियां हटाकर सच पढ़ाया जाने लगा तो एनजीओ गैंग का मायाजाल कितने दिन टिकेगा? धर्मेंद्र प्रधान को जाना चाहिए, लेकिन उसके कारण अलग हैं। आप विश्वास रखें, जेनजी को लेकर चल रहे तमाशे का पेपर लीक से कोई लेना देना नहीं है। ये खेल उससे कहीं अधिक बड़ा है। नया शैक्षिक वर्ष शुरू होने से पहले इतना हंगामा मचा दो कि सरकार डर जाए और सुधारों से पीछे हट जाए। वैसे ही जैसे 3 कृषि बिलों के साथ हुआ था। शत्रु को अपने लक्ष्यों को लेकर कोई भ्रम नहीं है, वे अपना काम कर रहे हैं। हमें पता होना चाहिए कि जिस सरकार को हमने चुना है, उससे हम अपने काम कैसे करवाएंगे, अपने शत्रु के नैरेटिव में फंसकर या सत्य को जान और समझकर।
इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।